एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के पेपर ऑप्शनल 02 लेबर इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हम भारत में सामाजिक सुरक्षा पर अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सामूहिक सौदेबाजी का महत्व एवं प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। सामूहिक सौदेबाजी का महत्व। सामूहिक सौदेबाजी नियोक्ताओं या प्रबंधकों, श्रमिकों व सरकार सभी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इससे उद्योगों में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान होता है। सामूहिक सौदेबाजी की आवश्यकता व महत्व को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। पहला बिंदु है प्रबंध के दृष्टिकोण से सामूहिक सौदेबाजी की आवश्यकता। प्रबंध का मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य पूर्ण कार्यक्षमता के साथ कार्य का संचालन करना है, जिससे कि स्थिर एवं प्रगतिशील लाभों को कमाया जा सके। इसलिए प्रबंध चाहता है कि प्रतिष्ठान के संचालन में किसी प्रकार की बाधा या अवरोध उपस्थित न हो और प्रबंध अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का भली प्रकार से निर्वाह कर सके। उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कर्मचारियों का सहयोग आवश्यक है तथा सहयोग की प्राप्ति के लिए सामूहिक सौदेबाजी की व्यवस्था एक फलदायक उपकरण का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त प्रबंध अपने अधिकारों के अतिलंघन के भय से भी ग्रसित होता है और प्रत्येक ऐसे प्रतिरोध को रोकने का प्रयत्न करता है जो कि उसके अधिकारों में कमी लाता है। प्रबंध इस शंका के निवारण के लिए भी सामूहिक सौदेबाजी की आवश्यकता को अनुभव करता है। कर्मचारी समय असमय ही या बार बार वेतन एवं मजदूरी में वृद्धि की मांग न कर बैठे, अनावश्यक रोजगार एवं कर्मचारी भुगतानों की समस्या का सामना न करना पड़े, इसलिए भी प्रबंध सामूहिक सौदेबाजी की व्यवस्था की आवश्यकता को अनुभव करता है। पदोन्नति, हड़तालों, नियमानुसार या धीरे कार्य करने आदि द्वारा होने वाली हानि से संगठन को बचाने के लिए प्रबंध सामूहिक सौदेबाजी जैसी व्यवस्था की आवश्यकता को अनुभव करता है। दूसरा है श्रम संघों के दृष्टिकोण से सामूहिक सौदेबाजी की आवश्यकता या महत्व। अपने सदस्य कर्मचारियों के लिए रोजगार के अवसरों को अधिकतम करने एवं रोजगार की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कर्मचारी संघ सामूहिक सौदेबाजी की आवश्यकता को अनुभव करते हैं। सोलोमन बार्किन के शब्दों में श्रम संघ ये चाहते हैं कि उत्पादन की प्रक्रिया ऐसी हो कि कम से कम मानवीय लागत व्यय हो। श्रम संघ उन्हीं सभी मामलों में हस्तक्षेप रखना चाहते हैं जो कि उनके कार्य से एवं कार्य स्तरों से संबंधित है। वेतन एवं मजदूरी में सुधार, कार्य के घंटों में कमी और अच्छे कार्य की दशाएं आदि श्रम संघों के मुख्य उद्देश्य हैं। संघों का अपने अस्तित्व के लिए मान्यता प्राप्त करना, अधिक समय, अच्छे वेतन एवं मजदूरी, सुधरी हुई सामाजिक सुरक्षा, अनुचित कार्य के वातावरण का निवारण आदि वे उद्देश्य हैं जो संघों को सामूहिक सौदेबाजी की व्यवस्था की आवश्यकता का अनुभव कराते हैं। संक्षेप में श्रम संघों के दृष्टिकोण से सामूहिक सौदेबाजी की आवश्यकता इसलिए प्रतीत होती है कि प्रबंध की एक पक्षीय कार्रवाई को रोका जा सके, उनमें सुधार किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार के दृष्टिकोण से सामूहिक सौदेबाजी की आवश्यकता। सरकार चाहती है कि उसके द्वारा पारित श्रम नियमों का उपक्रमों में दृढ़ता से पालन किया जाए। इनके क्रियान्वित कराने हेतु सरकारी तंत्र का भी उपयोग करना पड़ता है। इन श्रम नियमों के पालन न किए जाने से औद्योगिक शांति भंग होती है, जिसका देश की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः यदि उपक्रम में प्रभावी सामूहिक सौदेबाजी की व्यवस्था हो एवं श्रम संघ पर्याप्त रूप से सशक्त हों तो सरकार को श्रम नियमों को क्रियान्वित करने के लिए बार बार सरकारी तंत्र के उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सही सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से देश में औद्योगिक वातावरण शांतिपूर्वक बनेगा तथा औद्योगिक प्रगति होगी, जिसके परिणाम स्वरूप देश उन्नति करेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि सामूहिक सौदेबाजी सेवा नियोजक की कार्रवाइयों के नियमन की एक व्यवस्था है। कर्मचारियों को कुछ निश्चित अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान करने और उनकी गारंटी देने वाला उपकरण है तथा प्रबंधकों के निर्णयों की स्वतंत्रता पर एक रोक है। सामूहिक तौर पर सामूहिक सौदेबाजी को इसलिए अपनाने की आवश्यकता होती है कि इस व्यवस्था की सहायता से सभी संबंधित पक्षकार अपनी आर्थिक शक्ति को बढ़ा सकें और रोजगार की दशाओं में समानता स्थापित कर सकें, जिससे कि औद्योगिक विवादों को दूर किया जा सके। अब हम सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया को देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। सामूहिक सौदेबाजी एक जटिल प्रक्रिया है। प्रक्रिया के विभिन्न रूप हो सकते हैं, किंतु कुछ आधारभूत तथ्य एवं कार्रवाई के चरण सभी प्रक्रियाओं में समान रूप से पाए जाते हैं।
प्रोफेसर फिल्पो के अनुसार सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया के विभिन्न पहलू निम्न प्रकार हैं। पहला है पूर्व करार अवस्था। प्रोफेसर फिल्पो ने सामूहिक सौदेकारी को एक अभिनय कहा है जिसमें दोनों पक्षकार एक दूसरे की शक्ति का परीक्षण करते हैं, छल कपट करते हैं और आदान प्रदान के माध्यम से समझौते में सम्मिलित होते हैं। वार्ता के पूर्व का पहलू विशेष महत्व रखता है। इसमें प्रबंध को चाहिए कि वह कर्मचारी संघों या संघ के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ले कि वह संघ या संघों की शक्ति कितनी है, इसके पीछे समर्थन तथा सहयोग कितना है, और यदि समझौता न हो सके तो क्या वह संघ हड़ताल आदि करवाने में सफल हो सकेगा अथवा नहीं। इसी प्रकार कर्मचारी संघ या संघों को भी चाहिए कि वे प्रबंध के संबंध में समस्त आवश्यक जानकारी तथा उन बातों का जिनके की तय किया जाना है के संबंध में आवश्यक आंकड़े, तथ्य एवं प्रमाण एकत्रित कर लें, जिससे कि वे अपने पक्ष को ठोस दलील से पेश कर सकें। प्रबंध व कर्मचारी संघों को चाहिए कि उन समझौतों की प्रतियां भी प्राप्त कर लें जो कि अन्य संगठनों या संघों के साथ पूर्व में किए गए हों। संक्षेप में वार्ता से पूर्व की स्थिति तैयारी की स्थिति है। वार्ता के लिए पूर्ण तैयारी ही इस पहलू की विषय सामग्री है। दूसरा है वार्ताकारों का चयन। वार्ताकारों का चयन सामूहिक सौदेबाजी की सफलता के लिए बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। वार्ताकारों का चयन सेवा नियोजकों या प्रबंधकों की ओर से तथा श्रम संघों की ओर से किया जाता है। वार्ताकारों का चयन करते समय इस तथ्य का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वार्ताकार कार्य की दशाओं से, श्रम प्रबंध संबंधों से एवं अन्य आवश्यक बातों से पूर्णतः परिचित हैं और इस योग्य हैं कि वे वार्ता को सफल बनाकर किसी समझौते पर सहमत हो सकें। प्रबंध की ओर से ऐसे वार्ताकारों में विभागीय अध्यक्ष, प्रबंधक, कोई संचालक, मुख्य या उप अधिशासी या कोई कानूनी सलाहकार हो सकता है। इसके अतिरिक्त सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया में यदि वार्ता के क्षेत्र को अधिक विस्तृत बनाना हो तो समितियों का प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह श्रम संघों की ओर से भी वार्ताकारों का चयन सावधानी से किया जाना चाहिए। एकल सामूहिक सौदेबाजी की स्थिति में स्थानीय श्रम संघ का सचिव, अध्यक्ष या व्यावसायिक प्रतिनिधि हो सकते हैं। यदि सामूहिक सौदेबाजी राष्ट्रीय स्तर की है तो राष्ट्रीय स्तर के श्रम नेता, राष्ट्रीय श्रम संघों के सचिव या अध्यक्ष और अन्य अनेक प्रभावी व्यक्ति चुने जाने चाहिए जिन्होंने पूर्व में भी ऐसे समझौते कराए हों और जिनका प्रभाव श्रमिकों तथा प्रबंधकों के मध्य अच्छा हो। नेक्स्ट बिंदु है सौदेबाजी की रीति नीति। श्रम समस्याओं को सौदाकारी प्रक्रिया द्वारा ही दूर किया जा सकता है। सौदाकारी में देना वो लेना, गिव एंड टेक की विचारधारा सम्मिलित होती है। इसलिए प्रबंध एवं श्रम संघों को चाहिए कि वे पहले से ही ऐसी नीतियां अवश्य निर्धारित कर लें जिसके अनुसार पारस्परिक उत्तरदायित्वों एवं अधिकारों का निर्धारण किया जाना है। प्रबंध को चाहिए कि सभा कक्ष में प्रवेश करने से पहले मूलभूत योजनाएं एवं नीतियां निर्धारित कर लें, आवश्यक अधिकार प्राप्त कर लें जिससे कि समझौता करने में कोई कठिनाई न आए और संगठन द्वारा उसे आसानी से लागू किया जा सके। उदाहरण के लिए प्रबंध को ये निश्चित करना चाहिए कि वे अधिकतम कितनी छूट या सुविधाएं दे सकते हैं, वे कौन सी मदों पर किस प्रकार सहमत हो सकते हैं आदि का पूर्व में ही निर्धारण कर लिया जाना चाहिए। हड़ताल श्रम संघों की सामूहिक सौदेबाजी की प्रणाली का मुख्य हथियार है। इसलिए कब श्रम संघ इसका प्रयोग कर सकते हैं अर्थात कौन से मामले में हड़ताल आदि की धमकी अहित कर सकती है, इसकी पहचान भी प्रबंधकों को होनी चाहिए। हड़ताल की धमकी की स्थिति आदि की दशा में जनता को सूचना देने की भी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कंपनी के विरुद्ध एक जनमत का निर्माण न हो सके। नेक्स्ट है सौदेबाजी की युक्तियां। सौदेबाजी की नीति का निर्धारण वार्ता कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व ही कर लिया जाता है, किंतु सौदेबाजी की युक्तियों का प्रयोग नीतियों के अनुसार वार्ता मेज पर किया जाता है। वास्तव में युक्तियां विशेष प्रकार की कार्रवाइयां होती हैं जो कि वार्ता करते समय काम में ली जाती हैं। प्रबंध ये प्रयत्न करता है कि संपूर्ण अनुबंध को सामने रखकर वार्ता की जाए, परंतु श्रम संघ संपूर्ण अनुबंध पर एक साथ नहीं अपितु अनुबंध के प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग रूप से वार्ता करने के इच्छुक होते हैं। अलग अलग बिंदु पर बातचीत हो जाने के पश्चात अर्थात विश्लेषण के पश्चात लिए गए निर्णयों पर पुनः मूल्यांकन एवं पुनर्निरीक्षण किया जाता है। ऐसा करने के बाद ही अगले बिंदु पर विचार किया जाता है। प्रबंधक चाहते हैं कि वार्ता सत्र जितना अधिक लंबा हो उतना ही अच्छा है, किंतु श्रम संघ अधिक विस्तृत सत्रों को प्राथमिकता नहीं देते हैं
इस प्रकार सामूहिक सौदेबाजी में दोनों पक्षकारों द्वारा अनेक युक्तियां का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अनुबंध या समझौता। जब वार्ता के दोनों पक्षकार विभिन्न युक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो वे उन्हें लिपिबद्ध करते हैं, जो एक ठहराव का रूप होता है और इस पर दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर होते हैं। ये वैधानिक शब्दावली में लिखा जाता है। ये श्रम प्रबंध आगामी वर्ष या वर्षों के लिए श्रम प्रबंध संबंधों की प्रकृति को औपचारिक शर्तों के रूप में निश्चित करता है। दोनों पक्षकार इस अनुबंध का पालन करते हैं और अनुबंध की अवधि में अनुबंध की व्यवस्थाओं के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करते हैं। यह अनुबंध बहुत ही विस्तृत होता है और इसमें अनेक मदों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें संघ की सुरक्षा, शिकायत निवारण, पदोन्नति, स्थानांतरण, मजदूरी कार्यों की दशाएं, सेवा मुक्ति, स्वास्थ्य आदि मदें होती हैं। नेक्स्ट बिंदु है अनुबंध का प्रवर्तन। सामूहिक सौदेबाजी का अंतिम चरण संबंधित पक्षकारों के मध्य हुए अनुबंधों का प्रवर्तन करना है। कई बार श्रम संघों को इन अनुबंधों को लागू करने के लिए न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है या पुनः हड़ताल आदि करनी पड़ती है। इस प्रकार समझौता लागू करना सामूहिक सौदेबाजी का अंतिम चरण है। इस प्रकार आज हमने सामूहिक सौदेबाजी का महत्व एवं सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया। अगले लेक्चर में हम भारत में सामूहिक सौदेबाजी की क्या स्थिति है, इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।